हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन का क्लास में बताया था आपको कि वेडनेसडे से हमारी क्लास चालू हो जाएगी। जो भी पेपर आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड हमारा सिलेबस चालू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको जो एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स में बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैंने ये बताया था कि कितने पेपर होते हैं, पेपर का नेचर क्या है। सारे पेपर्स के नेचर के बारे में मैंने बताया था कि 5 पेपर होते हैं और उन पांचों पेपर का क्या क्या नेचर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने आपको सारी जानकारी उस इंट्रोडक्शन क्लास में दी थी। और देन मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि कौन से पेपर में से रिलेटेड कौन सी बुक्स है और कौन से पब्लिकेशन की लानी है, वो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी थी। अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले पेपर नंबर 3, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड स्पेशल फंक्शंस पेपर एक है। दो बुक इससे रिलेटेड, दोनों के नाम पेपर के नाम के साथ लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस और स्पेशल फंक्शंस। बात करते हैं, देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस अपन बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। डिफरेंशियल इक्वेशंस अपन चालू कर रहे हैं। पेपर 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस। और दूसरी बुक मैंने आपको बताई थी इसमें कि स्पेशल फंक्शन। आपके सिलेबस में 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट इस वाली बुक में कंटेन करता है और 2 यूनिट जो है आपका वो स्पेशल फंक्शन वाली बुक में कंटेन कर रहा है। टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। उसमें से 3 ये वाली बुक है और 2 स्पेशल फंक्शन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, अपन जानते हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अपन ग्रेजुएशन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर की डिग्री की पढ़ी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ये चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। ओके, अपन बात कर रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वर्ड मैंने बोला बार बार में, लीनियर, लीनियर रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा चर्चा अपन ने वहां इस बारे में की थी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे टाइप की होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी था। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी था। और डिफरेंशियल इक्वेशन अपन थोड़ा सा जानकारी लेते हैं वापस से कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, क्या मेरे पास लिखा हुआ है z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी, एक वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, तो क्वांटिटी वेरी करे, टाइम के साथ, स्थान के साथ परिवर्तित होती रहे, वो कहलाती है वेरिएबल। और कांस्टेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। वेरिएबल्स दो प्रकार के, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर। आश्रित चर मतलब क्या, कि जिसका मान हम हमारे अनुसार चयन नहीं कर सकते, जिसके मान का हम अपने अनुसार चयन नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस जिस वेरिएबल का मान हम अपने अनुसार चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जनरली ज्यादा डिटेल में बताने की बात नहीं है ये,
एक्स प्लस वाई बराबर 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, वाई बराबर 1 माइनस एक्स, तो एक्स बराबर 1 पर मैं देखता हूं वाई का मान 0, एक्स बराबर 0 पर वाई का मान 1, एक्स बराबर 2 पर वाई का मान -1। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसका चयन मैं रेंडमली कर पा रहा हूं या ऑर्बिट्री अनुसार हमें कर पा रहा हूं, ऑर्बिट्री मैं वैल्यू इसकी ले पा रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं एक्स को क्या कह रहा हूं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, लेकिन क्या वाई का मान हम चयन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वाई का मान किसके अनुसार आ रहा है? एक्स के अनुसार। तो हम यहां पर कहेंगे वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड है बेटा? ये एक्स पे। तो x is the independent variable, y is dependent variable, then हम लिखते हैं y is the function of x। ये लिखने का मतलब ही होता है कि y is totally depend on x। सिमिलरली अपन बात करते हैं यहाँ पर केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और कोई कोई वेरिएबल दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे भी डिपेंड कर सकता है। कहीं भी आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है एन वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसमें n-1 वेरिएबल्स का चयन आप अपने अनुसार कर सकते हो, लेकिन जो nवा वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करेगा? उन सभी n-1 चरों के मान पर निर्भर करता है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 5, तो मैं x बराबर 1 ले लूं, y बराबर 1 ले लूं, z बराबर 2 ले लूं, तो टी का मान क्या आ गया बेटा? 1 + 1 + 2 4, 5 - 4 1। ऐसे x बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 2, t का मान आ गया 2। तो मैं x, y, z तीनों का चयन मेरे अनुसार कर पा रहा हूं, लेकिन t का चयन मैं मेरे अनुसार नहीं कर पा रहा। ऐसे ही मैं कह दूं कि x, y और t इन तीनों का चयन मैं रेंडमली कर रहा हूं, तो z का चयन नहीं कर पाऊंगा। z किस पे डिपेंड हो जाए? x, y, t पर। अगर मैं कहूं कि x, z और t को मैं रेंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं, तो y उन तीनों पे डिपेंड हो गया। y का क्या सिलेक्शन मैं अपने अनुसार कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन में अगर n वेरिएबल है तो एक वेरिएबल डिपेंडेंट, बाकी सारे n-1 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट। क्लियर बात? ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है। एज ए रिवीजन के तौर पर हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि दो तरीके के फंक्शन, एक फंक्शन या y वेरिएबल केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इस y का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, तो वो कौन सा होगा बेटा? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलन। इसको किससे लिखा जाता है? कंप्लीट dy बाई dx से लिखा जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है? और अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी वेरिएबल दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पार्शियल, आंशिक, आंशिक अवकलन किया जाता है। पढ़ा हुआ आपने, दोनों चीजें पढ़ी हुई है, और इससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी हुई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? तो अगर मैं z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहूं, तो सिंबल d यूज नहीं किया जाता है, डेल यूज किया जाता है, डेल बाई डेल एक्स, और किसका? z का। इसका मीनिंग क्या होता है? z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद टेकिंग y इज ए कांस्टेंट। कोई भी वेरिएबल अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, अचर की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं। ठीक है? ये तो हो गई सर कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स की बात हो। अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है।
अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा हमने ग्रेजुएशन में पढ़ ली थी, हम उसको केवल रिवाइज कर रहे हैं, केवल उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सुनेंगे ध्यान। डिपेंडेंट वेरिएबल, a relation between dependent variable, independent variable and the derivatives of dependent variable with respect to independent variables is said to be a differential equation. सुनाई दी मेरी बात, अच्छे से समझ में आई क्या? दोबारा सुनेंगे। हिंदी में बोल रहा हूं, आदत डालेंगे, मैं चीजों को हिंदी में बोलूंगा, लेकिन देखो आपका एमएससी जो है वो इंग्लिश मीडियम से होगा, आपको लिखना भी इंग्लिश में है और आपको समझने की कोशिश भी हिंदी इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी अपन दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन आपको लिखना इंग्लिश में ही है हर चीज को, और प्रैक्टिस करते करते सारी चीजें इंप्रूव हो जाती। ठीक है, कोई चीज को अगर अपन सोचते हैं कि मुझे ये चीज करनी है, तो अपन उसको हासिल करके रहते हैं। तो अपन थोड़ा सा माइंड सेट करके रखेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करना। तो मैंने क्या बोला कि ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स कौन सी है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज सेड टू बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन। स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चरों के सापेक्ष तो अवकल गुणांक के मध्य संबंध एक अवकल समीकरण कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अपन परिभाषा यहां लिखेंगे नहीं, परिभाषा यहां लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने ये परिभाषा लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यहां हमें जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y x, और y के x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, अवकल गुणांक है बेटा, अब वो कितने भी ऑर्डर के हो सकते हैं। ठीक है, वो nth ऑर्डर तक के भी हो सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज सेड टू बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस किस में संबंध दिख रहा है बेटा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। क्लियर? और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, वो सारी चीजें हमें पता है कि नहीं है? चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। तो ऑर्डर की बात आती है कि अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है, उसकी कोटि क्या होती है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव present in the differential equation is said to be the order of differential equation. बात समझ में आई मेरी? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं यहां पर +2 dy बाई डी एक्स प्लस x मल्टीप्लाई y बराबर e की पावर x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देख रहे हैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 3, और उसका ऑर्डर कितना है, 3, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3। क्लियर बात? तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करेंगे तो 3 इसका ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं डिग्री की। डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से फ्री करने के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशंस को रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से फ्री करने के बाद, उसमें उपस्थित जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। रेडिकल्स का मतलब समझते हैं आप, मूलक। ठीक है, और फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न। मतलब क्या है कि एक सिंपल फॉर्म में आप उसको चेंज करेंगे पहले, और उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका
डिग्री कितना है, उसकी पावर कितनी है, वो डिफरेंशिएशन की डिग्री कहलाती है। ये बात हो गई सारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या उसका ऑर्डर और क्या उसकी डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपने जो सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहली यूनिट है एमएससी प्रीवियस में, उसमें अपन पढ़ेंगे कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म्स। क्या बोला मैंने? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नॉन लीनियर मतलब अरैखिक अवकल समीकरण। क्या आपने पढ़ी अब तक? नहीं पढ़ी, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन पार्ट में केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा की होगी लगभग। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, पूरी एक यूनिट थी हमारे पास, और हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी थी हमने, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी पढ़ा था। तो सबसे पहले नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस चालू करने से पहले मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर जो हमारी नॉन लीनियर का मतलब क्या, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में नहीं है। बात खत्म, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, a differential equation is said to be non-linear if it is not linear differential equation। अगर वो रेखिक नहीं है तो वो अरेखिक हो गया। सिंपल सी बात। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बेटा, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि हाँ यही फॉर्म होना चाहिए। अपन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, लिखा हुआ है साफ साफ, विशिष्ट रूप की अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद पर्टिकुलर फॉर्म, लेकिन कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म फिक्स कर दिया भाई हमने, यही फॉर्म होना चाहिए तब ये इतने डिग्री का ये नॉन लीनियर होगा, ये से होगा। ऐसा कुछ नहीं है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और कुछ पर्टिकुलर कुछ विशिष्ट रूप इसके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन यहां सॉल्व करेंगे, हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देंगे लीनियर में। अब लीनियर को सॉल्व करना अगर हमें नहीं आता है तो फिर हम नॉन लीनियर को कहां से सॉल्व कर लेंगे? क्योंकि नॉन लीनियर को सॉल्व करने का प्रोसीजर तो हम सॉल्व कर पढ़ लेंगे कि यहां से ऐसे ऐसे करते हुए हम इसको लीनियर फॉर्म में बना देंगे, लेकिन आगे तो लीनियर फॉर्म से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और लीनियर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लीनियर मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी है। मैं एक बार लिखता हूं, nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप लोगों ने पढ़ी भी है वो सब। P1 of x P2 of x और Pn minus 1 of x dy by dx और प्लस Pn of x y बराबर फंक्शन ऑफ x क्यूब। जहां पर ये P1, P2, P3, Pn minus 1, Pn and Q all are the functions of x our constant। nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब क्या? लीनियर का मतलब होता है सर कि जिस वेरिएबल में आप उसको लीनियर कह रहे हो वो और उसके सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए, रेखिक रूप में होनी चाहिए। मतलब उनकी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। उनकी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। उनकी घात एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सारे लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। और आप देख रहे हो यहाँ पर y और y के सभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो है वो सारे लीनियर फॉर्म में। स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x
y बराबर फंक्शन ऑफ x पढ़ा था ऐसा, और इसका सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी थी हमने, और उसको सॉल्व करने के तरीके भी सीखे थे कि किस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बेटा हमारा, कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ। ठीक है बात, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके आगे हमने nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, ज्यादातर हमने ये और ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमने ज्यादा फोकस किया था। इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे हम। सारी चीजें मैं अभी लिखवाऊंगा, क्योंकि हम इस चीज को अच्छे से तैयार करके उसके बाद फिर नॉन लीनियर पे आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए भी हमें लीनियर डिफरेंशियल वहां पर सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग, मैं यहां पर केवल रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोगों के पास, सबके पास बुक होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, उसमें से आप ये वाला पार्ट तैयार करेंगे। ठीक है, मैं तो केवल रिवाइज के तौर पे, हाँ ये ऐसी इक्वेशन थी, इसको ऐसे सॉल्व करते थे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्टिकुलर यही चीजें नहीं पढ़नी है कि पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करवाऊं तुम्हें। ठीक है, केवल अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के तौर पे आपके पास बुक है, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लिखें इसमें the nth order, the nth order linear differential equation, the nth order linear differential equation can be defined as, can be defined as, ये वाला लिखेंगे जो ऊपर मैंने लिख रखा है, ये nth order linear differential equation d to the power n or y upon dx to the power n plus p1 of x, क्योंकि कोई भी चीज को तैयार करने से पहले हमारा उसका बेस्ट तैयार होना जरूरी है। आगे जाके मैं आपको कहूं ये ऐसे पढ़ी थी आपने, इसको ऐसे सॉल्व करते थे अपन, तो वो चीजें व्यर्थ है। पहले ही हर चीज को अपन रिवाइज करके चले, हाँ भाई ऐसा हमने पढ़ा था। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बीएड में फंस गए। ठीक है, तो लगभग, क्योंकि आप समझते हैं कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते कुछ चीजें अपने दिमाग से स्किप होती जाती, उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत होती है। इसीलिए अपन अच्छे से रिवाइज करके अपन आगे बढ़ेंगे। इसके आगे, इसके नीचे लिखेंगे वेयर, वेयर P1 ओमा P2 ओमा P3 up to Pn minus 1 Pn ओमा Qx, all are the functions of x, our constant, our constant। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गई nth ऑर्डर की। अब पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ते हैं अपन, पर्टिकुलर फॉर्म्स, पर्टिकुलर फॉर्म्स।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन एंड डिग्री वन। ठीक है भाई, कैसी होती थी बेटा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। ये होता था स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी लीनियर है, लीनियर फॉर्म में है। वाई की फर्स्ट लीनियर फॉर्म है, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका सॉल्यूशन क्या होता था? एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता था? इस वेरिएबल में लीनियर है, वाई में, वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक जिसको आप हिंदी में बोलते थे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स dx और प्लस कांस्टेंट। फंक्शन ऑफ एक्स कौन सा वाला? तो राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्स का फंक्शन या कांस्टेंट। जहां पर एक टर्म आपने लिखी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या चीज है सर? पेयर पेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन फाइंड आउट करते थे बेटा, कैसे? ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी dx, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे और देन इसका ये सॉल्यूशन हम लिखते थे। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानकारी। ठीक है बेटा, ये बात थोड़ी सी हुई, समझ में आई ये कि ऐसा हमने पढ़ा था। अब अपन इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं। सर कैसे सॉल्व करते हैं? तो अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करके, क्योंकि आगे भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीनियर फॉर्म में, ये लिख लिया होगा शायद सबने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका एक, कि लीनियर फॉर्म कैसे है सर। ये मैं लिख रहा हूं, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x वाई बराबर 1/x 1 + x²। ये लीजिए सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं, पहले इसको हमने एनालिसिस किया कि सर ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल है सर। देखो, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई और देन फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूं, तो मैं ये देखता हूं कि हियर p बराबर क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट जो भी है वो p हो गया। q क्या है? राइट साइड में जो x का फंक्शन या कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है वो हमारा q है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि हम सॉल्यूशन तभी लिख पाएंगे जब हमारे पास इसका समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक क्या होगा भाई? यहाँ पे ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या होता है? log x। क्या होता है? log x। ई टू दी पावर log x और ई टू दी पावर log x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x। ई टू दी पावर log, और कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है तो ई की पावर log हट जाएगा और वो फंक्शन आपका रिजल्ट होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को एक नंबर दे देता हूं, तो मैं कहता हूं कि इस एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा? 10 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1
1 इज, क्या लिखे थे बेटा अपन, कौन से वेरिएबल में लीनियर दिख रहा है, y में लीनियर है, तो y लिखेंगे, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q dx और प्लस कांस्टेंट। ऐसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास q है, तो हम सब चीज लिख सकते हैं। देखिए सर, y मल्टीप्लाई x बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर x qx, ये रहा 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा, देखिए x मल्टीप्लाई वाई बराबर क्या आ जाएगा, x x कैंसिल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस कांस्टेंट। क्लियर बात, चलिए सर, तो क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा समाकलन में, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एक कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और प्लस ऑब्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर a की वैल्यू हम देखते हैं तो 1 है और x तो वेरिएबल है ही, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, उसका फॉर्म क्या होता है और हमने इसको सॉल्व कैसे किया है, ये आपने देखा और आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे यहां से, इसको लिख लो भाई, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से आप लोग लिखेंगे। अच्छे से हर चीज को अच्छे से बेस मजबूत करते हुए आगे चलना है। ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट से अपन ग्रेजुएशन वाले पार्ट में पढ़ा रहे थे वही कॉन्सेप्ट से यहां चलेंगे। लगभग हमें सारे सवाल सॉल्व करने हैं अभी, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब क्या, कॉन्सेप्चुअली उसको पहले तैयार किया जाए और फिर उसके बाद में उस पर जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब यही तो है। अब आप चाहते हैं कि सर पहले ही से ही प्रैक्टिस करने लग जाएं, वो कभी पॉसिबल नहीं है। कोई चीज को कॉन्सेप्चुअली जब तक समझोगे नहीं, तैयार नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन कर लेंगे, दो कर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर उसको तैयार नहीं कर पाए तो आप आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, किताब को हाथ में लेके पढ़ा नहीं जाता इसमें। ठीक है भाई, तो आज हमने क्लास चालू की है, अपने माइंड को सेट कर लें कि हमें अब मैथमेटिक्स के दौर में निकल चुके हैं, तो हमें कॉपी और किताब साथ में रखनी है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये देखिए लास्ट तक लिखेंगे सभी। हाँ जी, लिख लिया। चलो फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग बता देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर सेकंड ऑर्डर पे चलेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व dy बाई dx प्लस 2xy
बराबर एक्स क्यूब, बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। आप इसकी पहचान करेंगे पहले कि अगर मैं यहां पर इसको कंपेयर करता हूं, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है वो ये होती है dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज p और फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज q। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो मैं यहां देख रहा हूं बेटा कि हियर हियर p इज इक्वल टू क्या है 2x और q इज इक्वल टू क्या है x क्यूब। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और जो कि क्या होता है वो हम लिखते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p मतलब 2x और dx तो dx 2 कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2 और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट नहीं लगाते क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था जब ग्रेजुएशन में पढ़ाया था, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, व्यापक हल जिसको आप बोलते थे, उसमें उसके ऑर्डर के बराबर संख्या में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। जितना उसका ऑर्डर उतने ही ऑर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। तो यहां पर एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही कांस्टेंट आएगा और वो जनरल सॉल्यूशन में लास्ट में लिखा जाएगा। e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया सर, ये e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया। आगे लिखिए इसका सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन ऑफ 1, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 1 इज y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या e की पावर एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई q मतलब x क्यूब dx और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि y e की पावर एक्स स्क्वायर, यहां पर देखता हूं मैं e की पावर एक्स स्क्वायर और इसको क्या लिख दूंगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब को लिख सकता हूं ऐसा, एक्स क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है सर, अब देखो हमें एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने अधिकतर यही देखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर एक लीनियर वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पर वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 घात में लिखा, उसको हम एक नया वेरिएबल मान दे। यहाँ पे मैं मान देता हूं लेट एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान दिया बेटा वाई मान दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान दिया वाई तो नहीं मान सकते, दूसरा वेरिएबल मान दो टी मान दो, तो क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और x का हो गया dx और t का हो गया dt। तो यहां से मैं देखता हूं कि x dx की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। क्लियर बात, चलो सर, तो y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सर e की पावर t, ये t एक्स स्क्वायर की वैल्यू t और ये x dx हो गया dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट। आई बात समझ में? चलिए सर, ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 बाहर और ये हो जाएगा t मल्टीप्लाई e की पावर t और dt और प्लस कांस्टेंट। क्लियर? हाईलाइट, जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए इंटीग्रेशन में तो हम कौन सा यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंड से समाकलन। हाईलाइट वाला रूल पढ़ा होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं एक फंक्शन को, सेकंड प्रेफरेंस देते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं कि हाईलाइट रूल से फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। आई मतलब
इन्वर्सियल फंक्शन, एल मतलब लोगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक को पहला देंगे, अलजेब्रिक मतलब ये जो वेरिएबल्स में जो फंक्शन दिया हुआ है ये सारे अलजेब्रिक हो गए, और ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सेकंड फॉर्म। कैसे करते हैं इसको? 1/2 फर्स्ट पर्सन एज इट इज, फर्स्ट पर्सन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर टी का e की पावर टी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष टी का करेंगे 1 मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर टी और इस पूरे का इंटीग्रेशन वापस से प्लस कांस्टेंट तो है ही 1/t e की पावर टी, ये क्या हो जाएगा e की पावर टी, दोनों जगह से e की पावर टी कॉमन, क्या आ जाएगा t माइनस 1 e की पावर टी और प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने का हमारा प्रोसीजर होता है, हमेशा यही था और हमेशा यही प्रोसीजर आगे तक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ गए तो इसको सॉल्व करने का तरीका चेंज हो जाएगा, हमेशा यही तरीका रहेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको लिख लेंगे भाई सभी, देखेंगे आराम से लिख लेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है, जहां से जैसा भी सवाल मिले हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसीलिए 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ताकि आप लोगों को लिखेंगे तो कम से कम ध्यान रहेगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ सॉल्यूशन किया था, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां तक सबने लिख लिया होगा। इसी में हम आगे बढ़ते हुए पर्टिकुलर फॉर्म लेते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई डिग्री लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि डिग्री तो 1 ही होगी, सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स क्या होंगे लीनियर फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो बस सेकंड ऑर्डर लिख दिया, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टी टू द पावर y dx स्क्वायर प्लस फंक्शन ऑफ x dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, देखिए वेयर p q and r are functions of x, our constants, our constants constants। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। हमने वहां पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 5 तरीके सीखे। ठीक है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है उस फॉर्म के अनुसार इसका सॉल्यूशन किया जाता था। पहला हमारा तरीका था इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। आपको ध्यान हो तो कि हम इस अवकल समीकरण का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सीएफ, सीएफ का मतलब होता है इसको बराबर में 0 मान करके तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए, बराबर 0 मान करके इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए उसका एक पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। पूरक फलन सीएफ पीआई नहीं पढ़ा था क्या सेशन में?
अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसमें सीएफ पढ़ा था, पीआई पढ़ा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पढ़े थे। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, e की पावर एक्स हो तब कैसे होगा, साइन एक्स, कोस एक्स, एक्स एक्स की पावर एम, टेन, कॉट, इनके मल्टीपल्स, सारों के लिए हमने पीआई पढ़ा था। तो वहां पर सीएफ का मतलब क्या था, सीएफ से हमें मतलब राइट साइड से मतलब नहीं होता था, केवल इस तरफ वाले से, के बराबर में चाहे जीरो भी हो तो उसका सॉल्यूशन होता था केवल सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये हमें पहला फॉर्म क्या था कि अगर निरीक्षण से हम देख सकें कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स थी कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 हो जाए तो y बराबर e की पावर x, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है, के 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो जाए, p और q दिख रहे हैं ना सामने, 1, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कि r लिखो बेटा, इसको नीचे तो r ही लिखा है मैंने, ठीक है। पी क्यू आर मतलब फंक्शंस दे रखे हैं, कुछ भी नोटेशन ले सकते हो, अलग नोटेशन होना चाहिए, तो क्यू यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, दो जगह क्यू, एक ही फंक्शन नोटेशन से अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 हो जाए तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता था। p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स 0 हो जाए तो y बराबर x, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होता था। ये सारी चीजें हमने वहां पर बताई थी आपको, वो सारी चीजें हमने बताई थी, आपसे डिस्कस की थी, और हमने बताया था कि अगर y बराबर u, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर e की पावर एम एक्स, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बताया ना इंस्पेक्शन के तहत, अगर y बराबर u, अगर इंस्पेक्शन से, निरीक्षण से हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम मानते हैं y बराबर u मल्टीप्लाई v, जहां पर u केवल x का फंक्शन है, जहां पर u क्या है, x का फंक्शन है, तो y बराबर u मल्टीप्लाई v क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो y और इसके x के रिस्पेक्ट में जितने भी डेरिवेटिव्स यहां पर है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। y का मान, dy बाई dx का मान, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान अपन यहां पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको अभी मैंने सॉल्व करवाया, कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1, अभी सॉल्व किए दो सवाल, इसको रिड्यूस करके हम किस में कन्वर्ट कर देते थे, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको सॉल्व कर देते। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हमने वहां पढ़ा कि डिपेंडेंट वेरिएबल y में चेंज करना, डिपेंडेंट वेरिएबल y में चेंज करना, चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y, हम क्या मानते थे वहां पर कि u बराबर e टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये u मानते थे, जहां पर u इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट तो हम इंस्पेक्शन से देख चुके हैं, नहीं है, ये मानते थे। और y बराबर u मल्टीप्लाई v, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे, जहां पर u ये है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन v और x में चेंज हो जाएगी, और v और x में चेंज होने पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगी, टी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई मल्टीप्लाई वी बराबर एस, जहां पर आई क्या होता था, वेयर आई बराबर क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस का 1/2 डी पी बाई डी एक्स, और एस होता था आर अपॉन यू, आर है हमारे पास, यू है हमारे पास, आ जाएगा, पी है हमारे पास, क्यू है हमारे पास, पी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, और ये फॉर्म बनता है, ठीक है। ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, तो तरीके से लिखवाऊंगा मैं अभी, लेकिन ये मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूं,
आज आप लोग इन चीजों को पढ़ोगे कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी, और कल फिर अपन इसको डिस्कस करते हुए अच्छे से लिखेंगे, फिर अपनी यूनिट फर्स्ट चालू करेंगे कल ही। समझ में आ गई मेरी बात? मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपने पढ़ा था। तीसरा तरीका पढ़ा था बेटा आपने कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में चेंज करना। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में चेंज करना, कि एक्स को में चेंज कर दिया हमने, एक्स को जेड में चेंज करते थे, और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां एक्स की जगह जेड हो जाता था। ये P1 हो गया, ये Z हो गया, ये Z हो गया, ये Z हो गया, ये एक्स की जगह जेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर P1 Q1 R1 ये किसके फंक्शन हो गए? एक्स के फंक्शन है, लेकिन एक्स और जेड के बीच में जो रिलेशन आएगा उससे हम इसको जेड की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कल अपन अच्छे से करेंगे, एक एक सवाल भी करेंगे तीनों का, तीनों चारों जितने भी मेथड है उन पे अपन सवाल करेंगे, अच्छे से हर चीज को तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके भी यही काम करना है बेटा। तो अगर तैयार नहीं किया हमने, रिवाइज नहीं किया, तो अपन आगे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवाइज अपने को करना ही है। यहां पर क्या होता था कि Q1 को अगर मैं कांस्टेंट मानूं, तो P1 का मान या तो 0 आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए। ये था वहां पर रूल कि Q1, ये x का z जो वेरिएबल आपने चयन किया है x को चेंज करने के लिए, उसका चयन इस तरह से होना चाहिए कि Q1 का मान अगर मैं कांस्टेंट लूं, तो P1 का मान या तो 0 आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए था। कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, तीन तरीके ही। चौथा तरीका पढ़ा था हमने फैक्टराइजेशन मेथड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने दी हुई है उसके फैक्टर कर दिए हमने, और दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दी। दो फर्स्ट ऑर्डर की दो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस में चेंज किया हमने, और उसको फिर सॉल्व किया। ठीक है, चौथा तरीका ये पढ़ा था हमने। और पांचवा तरीका पढ़ा था प्राचल विचरण विधि, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। वो हमारे काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है, केवल चार तरीके, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में भी कैसा सवाल था कि चार जो मैंने तरीके बताए हैं, इन्हीं की इन्हीं की प्रॉब्लम्स को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये तो क्या हो गए बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। चार तरीके अलग अलग क्यों पढ़े हमने? क्योंकि जो सवाल इनसे होना है वो इनसे ही होना है। पहला इंस्पेक्शन से नहीं हुआ तो फिर हम आगे बढ़ते थे, उससे भी नहीं बैठ रहा है फिर हम आगे बढ़ते थे, उससे नहीं बैठ रहा है फिर हम आगे बढ़ते थे। लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से आप कोई भी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे, तो वो एक स्टैंडर्ड मेथड है, उसको छोड़ दीजिए। और ये चार तरीके हमें जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है ये हमें अच्छे से तैयार करने हैं। तो आज आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया, पे दो सवाल भी किए। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, उस पे कल एक एक फॉर्म लिखते जाएंगे, एक एक सवाल करते जाएंगे, और देन फिर अपन आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट एमएससी प्रीवियस का जो हमारा पेपर है, पेपर नंबर थर्ड। तब फिर आप देखेंगे कि सर पहले ही क्वेश्चन में, यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला ही जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये काम आएंगे। तब आप कहेंगे सर ये आपने अच्छा काम किया कि हमें रिवाइज करवाया। ठीक है, क्योंकि मैं कहूंगा कि आपको तैयार करना है, तैयार नहीं करो, तो यहां तैयार हो गया वो तैयार हो गया, अदरवाइज तैयार नहीं करो। तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपको तैयार करना है, देखना है कि ये चीजें हमने पढ़ी थी और ये चीजें ऐसे ऐसे थी। फिर कल अपन जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में हो जाएगा तैयार कि हाँ ऐसा था और हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन हमने आज पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, क्योंकि नॉन लीनियर का मतलब ही यही है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है वो सारी नॉन लीनियर। ठीक है, वो बता देंगे आपको, नॉन लीनियर का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। ठीक है, तो वो जब अपन चालू करेंगे तो अपन लिख करके उस पर फिर पार्टिकुलर फॉर्म उसकी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई तरीकों के साथ। धन्यवाद।